रोहित शर्मा का फॉर्म बन गया है टॉपिक ऑफ नेशनल क्राइसिस। बट सीरियसली, डू वी इवन अंडरस्टैंड व्हाट आउट ऑफ फॉर्म रियली मीन्स इन क्रिकेट? क्या रितेश, समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते शोमी, और इसीलिए तो हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, द साइक क्राइब पॉडकास्ट, टू डिस्कस अबाउट इट मच मोर। आई एम श्योर तुमने कोई साइंटिफिक पेपर पढ़ा होगा और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, तो तुम इसके बारे में हमें और बताओ। देखो, अब तुमने बोल ही दिया है तो आई विल नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स आई हैव कम अक्रॉस अ पेपर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पेपर पढ़ा था विच इज वेरी फैसिनेटिंग। इट वाज पब्लिश्ड इन 2019 in the Journal of Applied Sports Psychology by this scientist called C.J. Brown and his team. And they are from Sheffield Hallam University of UK. और पेपर का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत एंटाइसिंग लगेगा, एक्साइटेड भी हो सकते हो तुम ये सुन के। बट इट्स अबाउट ओवरकमिंग, yeah, it's about overcoming performance slumps by psychological resilience in expert cricket batsmen. इतना एक पेपर इस कॉन्टेक्स्ट में, जब पूरा देश पागल हो गया है अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली's form. Of course, they are concerning, but let's maybe dive a little deep into understanding के आउट ऑफ फॉर्म होता क्या है और उसको ओवरकम कैसे करी जा सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या है इस पेपर का, जस्ट थोड़ा बताओ। As the title suggests, it talks about performance slump. जो आम आदमी के भाषा में it's all about loss of form or out of form. They deep dive into how psychological resilience, which is mental resilience, can help a batsman bounce back from that adversity. कुछ की strategies, कुछ की factors के बारे में बात करी गई है, which helps build resilience, mental resilience, to overcome this situation of performance slump. वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा सोचता था कि टॉप एथलीट्स, हाउ डू दे एक्चुअली कम आउट फ्रॉम द बैड phases which they sometimes go through। और तुम्हें याद होगा कि विराट कोहली जब 1000 days बीत गए थे कि कोई सेंचुरी नहीं लगी थी, एंड देयर इज सो मच ऑफ कमेंट्री अराउंड अबाउट दैट। बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, पर पहले ये बताओ कि इसका रूट कॉज क्या है कि प्लेयर्स गो थ्रू दिस काइंड ऑफ slump and this kind of issues creep up। तो what is the cause of it? Very good question, Ritesh, and I have a even more interesting answer. और जब तुमने विराट कोहली की बात कर ही दिया है तो I completely feel it because you know what a big fan I am. और वो जो फेज था which was very difficult for him plus us as fans to see him like that. तो देखो, रिसर्च ये बताता है कि slumps are very closely tied to how athletes are visualizing or interpreting their performance. Negative thinking, like if somebody is blaming, अपने आप को ब्लेम कर रहा है, that leads to, as you would understand, low motivation, low confidence, and it creates a downward spiral. On the flip side, अगर किसी का पॉजिटिव माइंडसेट है जहां पे एथलीट्स बाकी सब कुछ को ब्लेम कर रहा है एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ फॉर दैट लो परफॉर्मेंस, लाइक फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि कंडीशन खराब था, पिच खराब था, टॉस हार गए, टाइमिंग खराब थी, मतलब एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ, दे जस्ट resist themselves into getting into that phase of questioning themselves, questioning their skill, and they don't get into that negative downward spiral, which have shown it helps them bounce back faster from a very adverse situation. एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये है कि जब प्लेयर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि देखो ये लोग तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा के एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बोल रहे हैं, और एक तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं, और उसको लेके ट्रोल्स बनते हैं, मेम्स बनते हैं सोशल मीडिया पे। सो यू आर सेइंग कि दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, वैसे ही करना चाहिए। वैसे ही करना चाहिए टू बी मेंटली देयर इन द गेम। और यही साइंस की ब्यूटी है, रितेश। इट जस्ट हेल्प्स यू डिमिस्टिफाई सो मेनी थिंग्स, लाइक बस्ट सम मिथ्स सो मच, एंड दैट इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट दिस एंटायर एनालॉजी। ग्रेट। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फैंस के नजरिए से देखें तो हम अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्सक्यूज ही समझते हैं। तो अभी तुमने रेजिलियंस के बारे में बोला और रेजिलियंस की बात की, तो थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाओ कि रेजिलियंस का क्या मतलब हुआ, और क्या ये सिर्फ क्रिकेट में लिमिटेड है कि जनरली और स्पोर्ट्स में भी एप्लीकेबल है? आई गेस शायद होगा ही। तो थोड़ा सा इस रेजिलियंस और रेजिलियंस मॉडल के बारे में थोड़ा सा और बताओ।
रेजिलियंस एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है? इट मीन्स एज मच एज इट मीन्स इन इंग्लिश। अब अगर सिंपली इसको समझाए तो इट्स ऑल अबाउट दैट मेंटल डिटर्मिनेशन टू ओवरकम टफ सिचुएशन। इट्स बेसिकली अ रिस्पॉन्स। तुम एक एडवर्स सिचुएशन के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। एज यू वुड अंडरस्टैंड, दीज मेंटल टफनेस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन इन लाइफ एंड स्पेशली इन स्पोर्ट। अब जब क्रिकेट की बात आए तो दिस बिकम्स द वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रूशल थिंग्स। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट फैन हूँ, तुम क्रिकेट फैन हो। इसके बारे में तरीके से रिसर्च हुआ है। 2011 में एक पेपर भी पब्लिश हुआ है विच आइडेंटिफाइज दिस फैक्टर एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग्स इन क्रिकेट टू कम आउट ऑफ एडवर्स सिचुएशन एंड ओवरऑल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। फैसिनेटिंग। तो थोड़ा फिर इस पेपर की मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करो कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया? आई थिंक दैट वुड हेल्प अस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो ये बहुत ही एक होलिस्टिक मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज करी है। एक क्वालिटेटिव मेथड है। दे हैव रिक्रूटेड क्रिकेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंग्लैंड क्लब्स, और ये सब लोग हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 19 to 42, which is pretty much a big age group. Most of them are current professional cricketers. Some of them are also retired. They have taken up a two-step or a two-phase kind of a method. पहला जो फेज है उसमें उन्होंने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया है। नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, it's basically a discussion in between multiple volunteers or people who have participated in this study, which are these cricketers, and it's like a round table like discussion जहां पे ये हुआ है। You know, when we do qualitative research, if you are doing a focus group discussion, it usually brings out a lot of collective experiences, collective stories, and as a result of which it's a great tool to bring out an insight. अब जब हमें ये इंसाइट मिल जाता है कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन से, ये इंसाइट को हम ले जाते हैं कोई इंडिविजुअल इन डेप्थ इंटरव्यूज पे, जहां पे ऑफ कोर्स हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलता है। इस स्टडी में भी सिमिलर एक पैटर्न फॉलो करी गई है। फोकस ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय इन डेप्थ इंटरव्यूज विद द क्रिकेटर्स। और जब उन्होंने इन डेप्थ इंटरव्यू किया, उनको समझ में आया कि किसी का पर्सनल स्ट्रगल क्या है, किसी का पर्सनल टैक्टिक क्या है, किसी का पर्सनल वे ऑफ ओवरकमिंग सिचुएशंस क्या है। इसी तरह से टेकिंग इन इनसाइट्स एंड देन उसको इन डेप्थ एनालिसिस करके इस स्टडी के लिए पूरा डेटा जनरेट करी गई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटायर स्पैन ऑफ थिंग्स दैट दे हैव डन, इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी होलिस्टिक डेटा। No, that makes absolute sense, Shomi. और cricket जैसे sports पे ना we so heavily rely on the numbers. If you look at it, इतनी ज़्यादा analysis होती है looking at the numbers so much, and they provide you one perspective. लेकिन बहुत सारा qualitative aspects are equally important. And I'm just reminded of this example जहाँ पे देखो सचिन ने hundreds बनाए, and we remember that number. That's a very significant one. लेकिन जो सिडनी पे he made that 241 without इवन प्लेइंग अ सिंगल ड्राइव, तो वो एक मेंटल रेजिलियंस का एग्जांपल ज्यादा शो करता है, और वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जो कि शायद सामने आता है और जिसको स्टडी किया जा सकता है, राइट? ये पूरा एंटायर जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो पहले हुए हैं, रहाणे का कैप्टनसी, एवरीथिंग इज वेरी क्वालिटेटिव एंड दोस कैन नॉट बी रियली जस्टिफाइड बाय नंबर्स। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी थी आकाश चोपड़ा की, इट्स कॉल्ड नंबर्स डू लाई। और ये इस कॉन्सेप्ट को ना, ये बुक जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करता है। You will love that book. You must read it. Great, Shomi. Absolutely. I'm going to read that book for sure. It sounds really exciting. लेकिन थोड़ा बताओ ये resilience के बारे में कि क्या factors हैं which help players to build this resilience. थोड़ा उसके factors के बारे में explain करो। अब देखो, इस पर्टिकुलर स्टडी में तो 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। नंबर 1, it's about acceptance and appreciation. Acceptance of slumps as a natural part of the game and appreciation of slump as the phase. Then number 2, it's important to manage the performance using specific strategies. Number 3, personal factors of the player, such as somebody's innate characteristics like confidence, work ethic, etc. And also their external factors, like what kind of support system they have around them. That also plays a very crucial role. Number 4, it's also the context of the slump, कि कौन से टाइम पे, कौन से स्टेज ऑफ द करियर पे ये slump आया है. That also becomes very vital. So 4 key factors identified. Number 1, acceptance and appreciation of the slump. Number 2, managing performance using specific strategies. Number 3, the personal factors, which includes their internal characteristics and external support system. And number 4, the context of the slump, which is largely around the timing or the career stage in which the slump has arrived. Very interesting. तो ये acceptance वाला part काफी familiar लग रहा है. If I remembered correctly, when Virat Kohli he was going through a bad phase, जब 1000
days बीत गए थे बिना किसी सेंचुरी के, so much of comments about it. तो that time he came out, he had an interview जिसमें he said कि that's a rock bottom for him. So that was a kind of an acceptance, right? If अगर इस theory को हम लोग practicality से relate करने की कोशिश करें तो that sounds like an example. So थोड़ा सा और in depth पे जाके थोड़ा explain करो कि इस acceptance और appreciation वाले aspect को, तो थोड़ा हम लोग और डेप्थ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप एक स्लम्प को एक नेचुरल और एक टेम्पररी फेज के रूप में देख रहे हो, और अप्रिसिएशन तब होता है जब आप इस स्लम्प को यूज करके यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। ये सब हम्म। कुछ ना रितेश एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब अगर थोड़ा और समझे इस एक्सेप्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को, तो रिसर्च ये बताता है कि प्लेयर्स हु सी दिस फेज एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द गेम एंड नॉट टेक इट एज अ पर्सनल फेलियर, दे ऑफ कोर्स कोप मच बेटर। दे कीप थिंग्स वेरी कैजुअल, वेरी सिंपल। इस स्टडी में ना एक बंदा था, आई थिंक हिज नेम वाज टोनी, जिन्होंने बताया कि ही नेवर लेबल्ड हिज ऑफ फॉर्म एज अ स्लम्प, बट रादर कॉल्ड इट very simply a low score. Just by keeping it this casual, he never went into that downward spiral and he never made something very big out of it in his own head. ये भी देखा गया है कि जो प्लेयर्स इस स्लम्प को एक चैलेंज की तरह देखते हैं rather than seeing it as a threat, उनका ना बिल्कुल एटीट्यूड ही अलग होता है। वो सोचते हैं कि उनके पास सारे रिसोर्सेस, सारे कैपेबिलिटी, स्किल्स अवेलेबल है टू ओवरकम दिस एडवर्सिटी, व्हिच ऑफ कोर्स हेल्प्स देम, गिविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये था एक्सेप्टेंस के बारे में। अब अगर हम अप्रिसिएशन के बारे में बात करें, ये भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कुछ प्लेयर्स है जो इस पूरे स्लम्प को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एक रिटायर्ड वॉलंटियर है इस स्टडी में जिनका नाम था कार्ल। उन्होंने बोला कि whenever he used to face a slump, he used to try to see what is the lacuna that he has in his game, in his skill, in his mental battle. So he used to study all of these and try to fix all of these, which only like challenging situation like a slump presented to him. So it's all about that growth mindset. ये पॉजिटिव माइंडसेट सच में इम्पैक्टफुल लगता है शोमी। एंड अब अगर सेकंड फैक्टर की बात करें, मैनेजिंग परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कि शायद ये स्पेसिफिक टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज होंगी जो प्लेयर्स अडॉप्ट करते हैं टू एक्चुअली कोप अप टू अ स्लम्प, राइट? Exactly. Managing performance वही होता है to involve certain practical techniques to stay mentally focused during a slump. अब इस पेपर पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स तुम्हें बताती हूँ which probably you will also appreciate, because ये सारे एग्जाम्पल्स हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स से बहुत ज्यादा सुनते हैं and probably we are more acquainted with these. So number one, visualization, जिसमें बैट्समैन इमेजिन करते हैं कि वो बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, बहुत लंबे छक्के मार रहा है, अच्छा कोई शॉट खेल रहा है। देन इट्स अ लॉट अबाउट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव पेप टॉक। कोई बोलते हैं कि आई कैन डू दिस, पावर फ्रेजेस, आई कैन डू दिस, कम ऑन, यू हैव डन दिस बिफोर। ये सारे बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं। इनफैक्ट कुछ प्लेयर्स, कुछ वॉलंटियर्स स्टडी में ये भी बोलते हैं कि दे यूज सम सिली टर्म्स व्हिच पुट्स देम in that positive frame of mind. For example, there was this one guy who said कि there's this one term called happy feet, which had a very positive connotation in his head. And as a result of which, whenever वो happy feet, happy feet, happy feet बोलते थे, तभी वो बहुत positive frame of mind पे आ जाते थे और कोई भी situation को face कर सकते थे। Then it's also about, short-term focus, staying in the moment, staying in the zone, instead of really worrying about the bigger picture. आगे क्या होगा? Players really look into that moment, that ball, that over, that hour, that session, so on and so forth. In fact, Shubman Gill ने recently एक बार बोला कि he is just focusing on the next ball that is coming. He's not bothered about कि कौन सा bowler ball कर रहा है, कौन सा opponent है, etc. Number 4 can be, reflecting on the strength. पहले मैंने ऐसा एक बहुत अच्छा कोई innings खेला है, तो I can do it again. That gives you the number one, the confidence, and that also kinds of creates a code, कि अगर ये करके सक्सेस आया है तो उसी कोड को अगर हम रेप्लिकेट करेंगे तो शायद वापस से सक्सेस आएगा या सक्सेस आने के चांसेस ज्यादा है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द राइट एनर्जी बैलेंस, keeping the right amount of excitement, the right amount of calmness. They also help to keep the player in a more balanced state of mind. These kind of right energy balance is very important when you are facing a critical moment.
तो ये कुछ 4-5 एग्जांपल्स है रितेश, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट टू देम। इस पेपर में बताया गया है दीज आर मोर ऑन फील्ड टेक्निक्स और थिंग्स दैट दे डू जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू द गेम टू मैनेज an adverse situation like Aslam. वेरी इंटरेस्टिंग शोमी। मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूँ तो मुझे याद आ रहा है एक रेयान पराग का ट्वीट 2023 आईपीएल के बीच में। ही वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज एक्चुअली, एंड देन ही came out and he tweeted कि देखो, my inner conscious says that I'm going to hit 4 sixes on 4 consecutive Yes. deliveries or something like that. So it kind of resonates to this visualization aspect कि देखो, उन्होंने अपने माइंडसेट को टोन करने के लिए एक परफॉर्मेंस मैनेजिंग स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज किया, जिसके लिए थोड़ा ट्रोल भी हुआ, बट स्टिल ही वेंट अहेड एंड डिड दैट, और उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड इस साल के आईपीएल में भी वो बहुत अच्छे से निकल के आए। बहुत ट्रोल हुआ था रियान इसको लेकर, बिकॉज 23 में ये ट्वीट आया था, उसके बाद 23 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया आईपीएल में, लेकिन हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में रियान वाज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड देन ही टुक ऑन दैट फॉर्म इनटू द 2024 आईपीएल, जहां पे ही एक्चुअली डिड वंडर्स। तो यही होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक, टू पुट यू इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और इसके बारे में बहुत सारे प्लेयर्स बात करते हैं, विराट कोहली बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो या इंडीड अ गुड वे टू पुट योर माइंड इनटू द गेम। समझ गया। तो लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं है शोमी, काफी मेंटल चेस गेम भी है, और ये टेक्निक्स डेफिनेटली प्लेयर्स को हेल्प करती होंगी कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी बेटर रहे और हेल्प करे उनको टू परफॉर्म बेटर। अब अगले फैक्टर पे आते हैं, पर्सनल फैक्टर्स। थोड़ा इसके बारे में हमें और समझाओ। पर्सनल फैक्टर, अगेन एज द नेम सजेस्ट, इट्स प्रीटी इंट्यूटिव। इसको दो हिस्सों में हम देख सकते हैं। एक है एक प्लेयर का इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर कॉन्फिडेंस, देयर डिटर्मिनेशन, देयर वर्क एथिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन आल्सो देयर एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम, बी देयर फैमिली, बी देयर फ्रेंड्स, इवन देयर टीम, देयर टीममेट्स, देयर कोचेस। ये सब लोग एक प्लेयर को मेंटली स्ट्रांग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सोशल सपोर्ट सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर है शोमी, लेकिन एक मुझे क्वेश्चन भी है, एक डाउट है कि देखो, competitive sports at the international level is a very macho thing. It's a very competitive thing. और जिसमें to show your vulnerability to your team members or to your coach could be seen as a weakness. तो ये कितना easy या difficult होता है players के लिए, या कितना in a real life they can actually open up and take advantage of it? What are your thoughts? रितेश, एकदम पते की बात बोली है, यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टडी में भी ये पाया गया है कि कुछ प्लेयर्स हेजिटेट करते हैं to go to their senior players or their coaches and talk about the vulnerable part of their game. They, of course, feel that admitting the vulnerability might be seen as a sign of weakness in that very hyper masculine kind of an environment, right? ये especially तब होता है when you are a junior player and you are facing some kind of a challenges with respect to your game, और उसके बारे में जाकर openly बात करना, मतलब यार, firstly you are labeled as weak or soft, and sometimes it might even have some repercussions on finding a position in the team. You're getting it, right? That's definitely something which is a problem, और इसका solution यही बताया गया है कि टीम कल्चर को चेंज करना, एक साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करी जाए, वेयर वल्नरेबिलिटी इज अ वर्च्यू एंड नॉट अ वाइस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शोमी। तो ये तो एक तरह से दिस इज समथिंग जो कि ये नेसेसरी है, जरूरी है कि ये चीज किया जाए टीम एनवायरनमेंट में। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, और लाइक प्रैक्टिकल टेक अवे क्या हो सकता है कोचेस, प्लेयर्स एंड इवन फैंस के लिए, कि क्या लेसन्स हैं उनके लिए रिगार्डिंग दिस? You have put me on a spot because मैंने इस तरह से सोचा नहीं था, but हाँ, I mean, if I have to just generally look at this paper, definitely it has a lot of takeaways which can be practically applied by coaches, by players, and of course by fans. पहली बात अगर आए कोचेस पे, तो देखो कोचेस का दो तरह की चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है हार्डकोर ट्रेनिंग के बारे में, दूसरा हो सकता है टीम कल्चर और माइंडसेट डायनामिक्स के बारे में, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात किया था। ट्रेनिंग की बात करें तो if you can see that, in terms of the training techniques that they can apply, for example, they can actually create training programs which can mimic
real match pressure situation so that your player gets acquainted in getting through tough situations. तो ये एक हो सकता है कि pressure mimicking situation replicate करो. Secondly, हो सकता है कि there's also a concept that has been spoken is called strength based coaching. You are actually further trying to strengthen the technique and the tactic of a player so that it gives him a boost of confidence. Thirdly, in terms of the team dynamics, absolutely on the coach to create the right team dynamics where a player can come and easily talk, where, you know, vulnerability is accepted. And it's all about challenging that very masculine norm that exists in an environment like a cricket team. अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो हमें काफी सारे पॉइंट्स पहले ही बात किया था कि हाउ दे कैन मैनेज देयर परफॉर्मेंस लाइक विजुअलाइजेशन सेल्फ टॉक स्टेइंग इन द जोन एटसेट्रा बट बियॉन्ड दैट आई थिंक फ्रॉम अ वेरी मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू they can also absolutely appreciate importance of a positive mindset. They can appreciate purposeful reflection and how they can very easily seek support and how important is that they can take away these kind of things. अगर फैंस की बात करें तो आई थिंक फैंस डू हैव अ लॉट टू टेक अवे फ्रॉम दिस पेपर बिकॉज ये एक नया पर्सपेक्टिव देता है टू अप्रिशिएट द मेंटल स्ट्रगल्स आवर वेरी बिलवेड क्रिकेटर्स फेस. अगली बार जब हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑफ फॉर्म में देखे तो देखो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक जगह पे है लेकिन ट्रोलिंग ना करें. इनफैक्ट अप्रिशिएट करने की कोशिश करें कि वो किस तरह का मेंटल बैटल्स फेस कर रहे हैं एंड टू बी अ लिटिल बिट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट. और थोड़ा ये फैंस के लिए और एंथुसियास्ट्स लाइक अस हम लोगों को थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि क्या-क्या रेज़िलियंस में जाता है और क्या-क्या फैक्टर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। आई होप अगर ये वीडियो रोहित तक पहुँचता है और प्लेयर्स तक पहुँचता है किसी टाइम पे तो आई एम श्योर कि दे नो दीज़ टेक्निक्स एंड दे आर एट अ लेवल वेयर दे वुड हैव realized it or saw it or experienced it. लेकिन थोड़ा scientific validation at any point in time would not hurt. That would just add Absolutely. to what they already really perfectly know. Absolutely, Ritesh. मतलब cricket is such a mental game and not just a physical one. And it's really fascinating for me to, as a cricket fan, as somebody who loves science so much, to see that कि इस तरह के researches भी हो रहे हैं. And it also makes me very proud as somebody from the field of science. I hope कि आज का ये हमारा discussion listeners को थोड़ा help करेगा to understand the unseen struggles behind the game. Absolutely, Shomi. और just एक additional thought था. Initially, at the very beginning of the podcast, you mentioned about the focused group. I was just wondering, अगर ये focused group की study में men cricketers की जगह women cricketers होते, तो do you think that these resilience factors would have remained the same, or do you think कि कुछ अलग होता या different होता? Focus group is a technique और तुम जो बात कर रहे हो it is about the subjects. I believe there will be certain amount of differences because as we spoke before that resilience is something you know which is a very dynamic trait. It is also a response to a problem. There's a certain amount of specificity that is involved in this. So I believe that when it comes to a different subset, there will be certain amount of commonalities, but there will be some amount of differences. आप अगर कोई भी किसी भी तरह का मॉडलिंग करते हो साइंस में विच इज वेरी सब्जेक्ट डिपेंडेंट तब ये कुछ चीजें चेंजेस तो आते ही है एंड वी डू एक्सेप्ट इट एज अ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च. ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल था शोमी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू ब्रेक इट डाउन फॉर us on the Psy Cry podcast. एब्सोल्यूट प्लेजर और फॉर आवर लिसनर्स हम फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंसाइट्स के साथ. तब तक के लिए यू थिंक शार्प एंड प्ले स्मार्ट.